यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पोस्ट गोधरा जो दंगे हुए अहमदाबाद में और उसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए गोधरा में, मैं आपको याद दिला दूं कि गोधरा में एक बड़ी संख्या में राम भक्त जो अयोध्या से वापस आ रहे थे, उनमें बोगी के दरवाजे बंद करके उसमें आग लगा दी गई थी। और ऐसा एलिगेशन लगाया गया था, उस समय ये कहा गया था कि कुछ वहाँ के गोधरा के मुसलमानों ने बोगी को वहाँ पर खड़ा किया और खड़ा करने के बाद उसमें आग लगा दी। दरवाजे बाहर से बंद थे, वो बोगियाँ आज भी वैसी ही खड़ी हुई हैं, उस पर बहुत सारे कमीशंस बैठ चुके हैं। और उसके अंदर स्वयंसेवक, वहाँ पर स्वयंसेवक मतलब कि जो लोग अयोध्या में दर्शन करके वापस आ रहे थे, उन लोगों को उसमें जिंदा जला दिया गया था। ऐसे 58 कार सेवक 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे पर कांड हुआ। लेकिन आज भी गोधरा का जो प्रकरण है वो कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं आ पा रहा है। 2002 टू राइट नाउ 2020 प्रकरण यह हुआ कि आपके आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके खिलाफ कुछ मोहतरमाओं ने 20 करोड़ रुपए डैमेज का केस डाला गोधरा कांड के बाद। और सिविल कोर्ट जो बनाया गया था, उन लेडी का नाम है शमीमा दाऊद, और उनके साथियों ने सिविल सूट डाला था। नरेंद्र मोदी का बाकायदा नाम लिखा गया था, उनके नाम दर्ज उनके खिलाफ किया गया था और कहा गया था कि स्टेट पर पूर्ण रूप से कंट्रोल चीफ मिनिस्टर का था और उस समय जो दंगे हुए वो चीफ मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर को हमारे 3 लोग 4 लोग जो भी उन्होंने क्लेम किया, खासतौर से 3 लोगों का क्लेम किया और कहा कि वो ब्रिटिश नागरिक थे और गुजरात में वो घूमने के लिए आए हुए थे, गुजरात में वो आए हुए थे। बेसिकली वो इंडियन थे लेकिन वो गुजरात में आए हुए थे और गुजरात में उस समय दंगे हो गए। उन दंगों में मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, कोर्ट में केस फाइल किया गया। कोर्ट ने कल उस मामले में डिसमिसल करते हुए कहा कि देखिए, पोस्ट गोधरा जो दंगे हैं वो पोस्ट गोधरा दंगे एक अनफॉर्चुनेट है जो हुआ, लेकिन कहीं पर भी मैं इस बात को आपको बता दूं कि जब 58 लोगों की एक बोगी में बंद करके बाहर से उसमें तार बांध कर उसमें लपेट कर उनके दरवाजे बिल्कुल बंद करके अगर 58 लोगों को जिंदा जलाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत कभी भी रिएक्ट नहीं करता। भारत डिफेंसिव हमेशा रहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब भारत में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। अहमदाबाद में ऐसे दंगे उस समय हुए और उन दंगों में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों ही तरफ के लोग मारे गए। हमको याद होगा कि गोधरा के बाद जब 58 राम भक्तों को आग लगाई गई, जिंदा उनको जलाया गया, उन महिलाएं बच्चे भी शामिल थे, उनको जलाया गया। उसके बाद गुजरात के दंगों में पूर्ण रूप से एलिगेशन उस समय के मुख्यमंत्री और उनके जो गृह मंत्री हुआ करते थे उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने दंगे करवाए। हम लोगों को याद होगा कि एक बैठक में जो शायद पत्रकार वार्ता चल रही थी, उसमें उस समय के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मुझे मेरे गले में हाथ डालकर बुलवाइए नहीं। मैंने मध्य प्रदेश से भी जो उनके पास फोर्सेस थी वो मांगी थी, मैंने राजस्थान से भी फोर्सेस मांगी थी, मैंने महाराष्ट्र से भी फोर्सेस मांगी थी कि हम दंगे को रोकना चाहते हैं। लेकिन इन सब जगह पर उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने अपनी फौजें देने से, अपनी पुलिस देने से, अपनी अर्धसैनिक बल जो भी इनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस थे वो फोर्सेस देने से मना कर दिया था। उन्होंने उनके सामने ही पूरे मीटिंग के सामने उन्होंने कहा था कि देखिए, आप केवल एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने दंगे रोकने की पूर्ण रूप से कोशिश की ही थी। लेकिन प्रदेश का स्वभाव आप देख लीजिए, जहां पर 58 लोग मारे गए हों, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर 58 लोग जहां पर जिंदा जलाए गए हों वहां पर रिटेलिएशन किस स्तर का होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने आज इस केस में नरेंद्र मोदी जी का नाम उन दंगों से, या जो अपोजिशन है, डिफेंस में से प्रतिवादियों के नाम से नरेंद्र मोदी जी का नाम हटाने का आदेश दिया। हमको याद होगा कि सीपीसी में ये व्यवस्था है सिविल सूट में कि अगर कोई पार्टी
उसमें शामिल की गई है जो पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, तो ऐसा कोर्ट को पावर होती है कि वो कोर्ट ऑर्डर कर दे और ये कहे कि ये पार्टियां गलत जोड़ दी गई हैं, इनके नाम इसमें से हटा दिए जाएं। और दूसरी तरफ कोर्ट को ये भी पावर होती है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कुछ नाम नहीं जोड़े गए हैं तो कोर्ट उसमें ऑर्डर करके उनके नाम जोड़ने के आदेश अपनी तरफ से दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। तो जो भी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने आए हों, उन रिकॉर्ड्स के बेस पर अगर पार्टी प्रूफ कर लेती है जिसने प्लेंट फाइल की थी और प्लेंट फाइल करने वालों ने जो डिफेंडेंट हैं, डिफेंडेंट्स के नाम प्रूफ कर लेते हैं कि दे वाज इन्वॉल्व इन दैट, तो उनको सम्मन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि WS दाखिल करिए, यानी कि रिटन स्टेटमेंट दीजिए और अपनी डिफेंस में कुछ कहिए। लेकिन प्लेंटिफ का अगर एलिगेशन कुछ ऐसा है जिसमें उसने मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज कर दिया है, तो मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज में कोर्ट को पावर होती है कि वो उन नामों को उसमें से हटा दे जिसमें उसको लगता है कि कोई एलिगेशन नहीं बनता या कोई रिकॉर्ड पर चीज़ नहीं है, रिकॉर्ड पर कोई भी एविडेंसेस नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी रिकॉर्ड पर एविडेंसेस न होने की वजह से ये आदेश पारित किया कि मोदी जी का नाम इसमें से हटाया जाए, और ये फ्रिवलस एलिगेशन है, ये खाली पीली का एलिगेशन है, ये मोदी जी को खाली पीली, चूंकि बड़ा नाम है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अगर उनके नाम से केस फाइल होगा तो जाहिर सी बात है कि सुर्खियों में आएंगे, पैसे मिले ना मिलें लेकिन कम से कम सुर्खियों में तो आ ही जाएंगे। आप जान सकते हैं कि इन मामलों में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नानावती केस में, यानी कि जो मोदी जी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो डिफेंस गई, उन्होंने कहा कि नानावती कमीशन ने जो इन्वेस्टिगेशन किया या सुप्रीम कोर्ट के सर्विलांस में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इन दंगों में, उनमें मोदी जी का कोई रोल नहीं पाया गया। आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सर्विलांस में इन्वेस्टिगेशन गोधरा कांड के बाद पोस्ट गोधरा दंगों में चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तथाकथित सेकुलर सब सुप्रीम कोर्ट चले आए थे और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं डाली गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट सब लीपापोती करेगी और स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करेगी और स्टेट गवर्नमेंट उसको सब बराबर कर लेगी क्योंकि मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा कि माननीय वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी गुजरात विजिट किया था, तो उन्होंने कहा भी था साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, और मुझे उम्मीद है कि और मैं जानता हूँ कि माननीय मोदी जी पूर्ण रूप से अपना फर्ज, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे मामलों में ऑनरेबल कोर्ट ने नानावती आयोग के जो रिपोर्ट्स थी और उस समय के जो बाकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी या कमीशंस की रिपोर्ट थी या उस समय जो केसेस चले, ट्रायल चले, सुप्रीम कोर्ट तक आए, उन सब का हवाला देते हुए कहा कि माननीय मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए उनका नाम इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से हटाया जाना चाहिए। ये जो शमीमा दाऊद हैं, ये ब्रिटिश नागरिक हैं आज भी, और इनके साथी भी ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन अगर भारत में उनके नाम से केस हो जाता है और मोदी जी पर कुछ एलिगेशन लगा दिए जाते हैं तो कोई उनको फेम ही मिलेगी और कुछ हो सकता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स भी भारत के तथाकथित सेकुलरिस्टों की तरफ से मिल जाए और देश को डिस्टर्ब करने वाली शक्तियों की तरफ से मिल जाए, इसलिए ऐसे केस फाइल किए जाते हैं। आज के 20-20 साल बाद भी ऐसे केस फाइल किए जाते हैं, जो हमारे देश का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी तरफ से श्योर नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 58 लोगों को एक साथ एक बोगी में जला दिया जाए तो ये हिंदू हृदय है। हिंदू हृदय की खास बात यह है कि ये माफ़ भी करता है, और हिंदू हृदय की खास बात यह भी है कि अगर इसके सामने इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो इसका जो गुस्सा है वो गुस्सा रोका नहीं जा सकता, वो गुस्सा कभी रुकता नहीं है। ये भारत के हजारों वर्ष की परंपराओं और उनमें स्वभाव में। हालांकि मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के दंगे नहीं होने चाहिए। किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान के अंदर एटलीस्ट ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राम भक्त को या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को या भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई एलिगेशन लगाए। और मुझे लगता है कि ईश निंदा नाम का कानून जो बाकी इस्लामिक कंट्रियों में चलता है वो भारत में पास होना चाहिए, ताकि भारत में जो ईश, जो जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने वाले, उसको भड़काने वाले, उसको गलत कहने वाले, उनके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाने वाले, इन सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। और भारत के रिलीजन्स, भारत में जो फॉरेन रिलीजन्स हैं, जो विदेशों से रिलीजन आए, जिनका जन्म विदेशों में हुआ, उनको भारत में लाने से पहले ये सोचना चाहिए कि भारत की जो ओरिजिनल परंपराएं हैं, उन परंपराओं में ये रिलीजन क्या कुछ स्थान पा सकते हैं। अगर नहीं पा सकते तो ऐसे रिलीजन्स को भी भारत में बैन लगाना
लगाया जाना चाहिए और हजारों हजार साल की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को भारत में ईश निंदा के कैटेगरी में लेकर आना चाहिए और सरकार के द्वारा ऐसा कानून पास करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। भारत में फ्रीडम है, भारत में बोलने की आज़ादी है, भारत में प्रोपोगेशन करने की आज़ादी है, भारत में इनटॉलरेंस गैंग हैं, इन गैंगों की वजह से इस तरह की घटनाएं होती। अभी मैं एक लेक्चर इस पर बना रहा हूं कि मीडिया के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर हम क्या कर सकते हैं, क्या उन ग्रुप्स पर या मीडिया जो जो परोस रही है, टेलीविज़न केबल टीवी नेटवर्क जो परोस रहा है, या जो न्यूज़ चैनल्स कुछ गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुले हुए हैं, वो जो कुछ परोस रहे हैं, उस पर मैं जम्मू कश्मीर विषय पर जब काम कर रहा था और हम पूरे आंदोलन पर थे, तो उस समय क्या हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे हमने मीडिया को एक सकारात्मक मीडिया की भूमिका में जम्मू कश्मीर के मामले में रहे, ऐसा करने के लिए कुछ कार्य किया, वो अनुभव शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जो एपिसोड रहेगा या जो लेक्चर रहेगा वो हम सबको सुनना चाहिए। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।